Good morning, class. How are you all? स्टार्ट द फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करेंगे हम लोग आज, ठीक है। क्लास फिफ्थ चैप्टर नंबर फर्स्ट इज ए ग्रोइंग प्लांट्स। प्लांट्स कैसे ग्रो होते हैं, ठीक है। पहला चैप्टर आपका ये है। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा जो आपके पीटी फर्स्ट का सिलेबस है, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। ओके, द चैप्टर इज ग्रोइंग प्लांट। फर्स्टली मैं आपको बताती हूँ, प्लांट इज वेरी अमेजिंग, ठीक है। बहुत अच्छी चीज है, अलग चीज है। दे कैन ग्रो नॉट ओनली फ्रॉम द सीड, बट ये ऑल्सो के ऐसा नहीं है कि सारे प्लांट जो है सीड से ही ग्रो करते हैं। प्लांट का ग्रो करने का अपना अलग अलग तरीका है। जरूरी नहीं है कि सारे प्लांट जो है वो सीड से ही ग्रो करें। कुछ रूट से, कुछ स्टेम से, कुछ लीफ से, सबके अपने अपने अलग अलग वे ऑफ ग्रोइंग रीजंस हैं। कोई सीड से ग्रो कर जाएगा, कोई रूट से ग्रो करेगा, कोई स्टेम से एंड कोई लीफ से, ठीक है। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम द सीड। सीड से कैसे प्लांट ग्रो करता है, पहला पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे। देन डिस्पर्जल्स वगैरह, फिर रूट से कैसे ग्रो होते हैं, देन स्टेम से कैसे ग्रो होते हैं, फिर ये एग्रीकल्चर वर्क क्या होता है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज growing plant from the seed. If you eat an apple or an orange, you feel seed inside them. अगर आप कभी एप्पल और ऑरेंज खाते हैं तो आपने क्या विजिबल किया होगा, क्या आपको ऐसा फील आएगा कि उसके अंदर सीड प्रेजेंट है, ठीक है। एंड न्यू प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम दी सीड। स्ट्रक्चर ऑफ द बी सीड इज ए गिवन अलोंग द साइड। ये किसका स्ट्रक्चर है, बी का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फर्स्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए जर्मिनेशन, कैसे कैसे नया सीड जर्मिनेट करता है या कैसे एक नया प्लांट जर्मिनेट करता है, मैं आपको पहले वो बताती हूँ। तो जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच ए सीड प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट। वो एक प्रोसेस जिससे सीड से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। The process by which a seed produces a new plant is called germination. ठीक है। Not all seeds germinate into the new plant. Some seeds are eaten by, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे सीड जो हैं वो जर्मिनेट हो जाएंगे, मतलब वो नया प्लांट ग्रो कर देंगे। कुछ सीड जो हैं वो एनिमल्स के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनको खा लिया जाता है। हैवी रेनफॉल होता है, रेन होती है, रेनी सीजन आता है, या विंड की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, या उनको एक राइट कंडीशन नहीं मिलती जिससे वो जर्मिनेट हो सके। इसलिए ऐसा नहीं है कि आपने जितने भी सीड्स आपने लिए वो टोटली जर्मिनेट होके एक नया प्लांट ग्रो करेंगे, ठीक है। कंडीशंस ऐसी हो जाती है जिससे कुछ सीड्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाते। सीड्स को क्या चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, उन्हें कैसी कैसी कंडीशंस प्रोवाइड कराई जाती हैं। उनको प्रॉपर एयर चाहिए, वाटर चाहिए, वार्म चाहिए, जिससे वो सीडलिंग का प्रोसेस कर सकें और प्रॉपरली जर्मिनेट कर सकें। अगर उन्हें ये चीजें नहीं मिलती है, ये तीनों कंडीशंस उनको अच्छे से प्रोवाइड नहीं मिल पाती है, प्रोवाइड नहीं कराई जाती हैं, तो सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं कर पाता। ये आपको स्ट्रक्चर दिया है, ये पूरी फिगर एक स्टेजेस दी हुई है किस चीज की, जर्मिनेशन ऑफ स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन इन द बी सीड्स की। फर्स्टली आपने सॉइल में, आप देखिए आपने सीड डाला, यहाँ से सीड के अंदर अभी सॉइल जो है, सॉइल के अंदर ही सीड प्रेजेंट है। सॉरी, सॉइल के अंदर ही सीड प्रेजेंट है। इसके अंदर से रूट की ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई क्योंकि उसको प्रॉपर कंडीशन मिल रही है, उसको सनलाइट मिल रही है, उसको वाटर मिल रहा है, उसको सराउंडिंग से उसको एयर प्रोवाइड कराई जा रही है, तो उसकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई। यहाँ रूट फॉर्मेशन हुआ, देन अपर में शूट फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट स्टेज में कटिलोडाउन का फॉर्मेशन होगा और फिर वो प्रॉपरली प्लांट ग्रो करेगा, उसमें लीव्स वगैरह फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। So the seeds get the water and this, and the seed वाटर को सोक करके सीड कोटिंग होगी, जर्मिनेशन होगा, सीड कोट जो है वो ब्रेक होके उसमें से रूट पर निकलनी स्टार्ट करेगी, फिर उसके ऊपर प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड की जाएंगी लाइक वाटर, एयर, सनलाइट की, तो शूट ग्रोथ होना स्टार्ट होगी। एंड देन धीरे धीरे करके जब उसको प्रॉपर उसकी एक एज आ जाएगी तो उसमें से लीफ स्टार्ट हो जाएंगी ग्रो करना, मतलब ये एक छोटे से सीड से एक बड़ा प्लांट जो है वो पूरा ग्रो हो जाता है।
ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ जर्मिनेशन, जब जर्मिनेशन का अर्ली स्टेज होता है, द सीडलिंग गेट द फूड रिक्वायर्ड फ्रॉम द ग्रोथ फ्रॉम द कैटिलिडन। हर इंसान को या हर चीज को या पेड़ पौधे हो, इंसान हो या जानवर हो, सबको ग्रो करने के लिए, सबको आगे ग्रोथ लेने के लिए, बढ़ने के लिए किसी न किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती ही है। सबको एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें फूड से मिलता है। After the food stored in the cotyledon is used up, leaves से grow out करेंगे seedling and prepare करेंगे अपना food। seedling जो है वो water को absorb करेगा, nutrient को absorb करेगा soil में से with the help of the root। ठीक है guys, यहाँ तक clear है आप सबको। नेक्स्ट पार्ट इज द डिस्पर्सल। डिस्पर्सल क्या होता है? जर्मिनेशन का मतलब समझ में आ गया कि वो प्रोसेस जिससे सीड जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक नया प्लांट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन। नेक्स्ट इज ए डिस्पोजल। ये वो प्रोसेस है जिसमें सीड जो है वो अपने पेरेंट प्लांट से दूर हो जाता है। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जल। द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्जल। अब ऐसा तो है नहीं क्योंकि प्लांट्स है या फिर कुछ है कि किसी ने उठा के वो सीड बाहर फेंक दिए, कहीं और कर फेंक दिए, तो इस वजह से वो अपने पेरेंट प्लांट से दूर होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सीड्स जो डिस्पर्सल होते हैं या अपने पेरेंट प्लांट से बहुत दूर चले जाते हैं, उनके भी कुछ रीजंस होते हैं, कुछ वेज होते हैं। पहला, या तो विंड की वजह से बहुत तेज हवा चली, बहुत तेज कुछ हुआ तो सीड जो है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, वाटर की वजह से, एनिमल्स की वजह से, किसी एक्सपोजर्स की वजह से। ठीक है, to disposal by the wind, seed of the certain plant are very light। कुछ सीड जो होते हैं कि कुछ कुछ प्लांट के कुछ सीड जो होते हैं वो बहुत लाइट वेटेड होते हैं। ठीक है, बहुत हल्के होते हैं। एंड हैविंग ए विंग लाइक स्ट्रक्चर और हेयर, उनके पास या तो विंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं या हेयर होते हैं। और जो सीड्स बहुत लाइट वेटेड होते हैं, बहुत इजीली जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि हवा की वजह से या विंड की वजह से जो है वो जो इजीली फ्लो कर जाते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। ठीक है, तो डिस्पोजल बाय द विंड। नेक्स्ट इज ए डिस्पोजल बाय द वाटर। सीड ऑफ द प्लांट सच जैसे लोटस और कोकोनट का है, वो कैसे होते हैं? बहुत स्पंजी और फाइब्रस कवरिंग होती है, आपने देखा होगा। ठीक है, वो इजीली जो है उनका कुछ हेल्प टू देम फ्लोट ऑन द वाटर, वाटर में इजीली हेल्प करते हैं, तो इसलिए जो उनके सीड्स है वो वाटर के थ्रू जो है इजीली वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में शिफ्ट हो जाते हैं। आप ये एग्जाम्पल में देखो। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट थिंग इज, अब हमने विंड के थ्रू डिस्पर्जल हो गया हमारी चीजों का। ठीक है, विंड के थ्रू हो गया, वाटर के थ्रू हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज ये आती है कि भाई पानी के थ्रू, एयर के थ्रू तो डिस्पर्जल हो गया, बट अब नेक्स्ट चीज एनिमल्स के थ्रू कैसे होता है? एनिमल के थ्रू कैसे हो सकता है? एनिमल्स के भी बहुत सारे रीजंस है। कभी कोई आपने देखा होगा कहीं सीडलिंग का प्रोसेस हो रहा है, कोई भी एनिमल आके, कोकोबक वगैरह, वो आके उन प्लांट्स के सीड पे बैठ जाता है, तो उनकी बॉडी ऐसी होती है एनिमल की, वो बहुत स्टिकी होती है, या फिर सीड्स बहुत स्टिकी होते हैं, तो वो एनिमल से जो है अटैच हो जाते हैं, और इसी तरह वो एक अपने पेरेंट प्लांट से दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो एनिमल से अटैच हो गए। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, ये यहाँ पे आपके ये ढेर सारे सीड्स हैं। ओके, और ये कोई आपका एनिमल आया, प्लीज डायग्राम समझ जाइएगा गाइस। ये आपका कोई एनिमल था। ठीक है, ये इसके पास आया, तो यहाँ पे आया, तो ये जितने भी सीड थे वो इससे चिपक गए, अटैच हो गए, और ये फिर किसी और जगह चला गया। ठीक है, तो पेरेंट प्लांट से जो सीड है वो दूसरी जगह चले जाएंगे बाय द एनिमल या डिस्पोजल बाय द एनिमल। जैसे बर्ड्स एंड एनिमल ईट फ्रूट ऑफ द वेरियस प्लांट, अनडाइजेस्टेड सीड जो होते हैं ऑफ दीज फ्रूट पास थ्रू देयर डाइजेस्टिव सिस्टम इंटेक्ट एंड डिस्पर्स टू द अनदर एरिया। ओके, ये देखो, ये एनिमल के ऊपर ये जो है बाइंड कर गए, देन दूसरी जगह शिफ्ट हो गए।
द फ्रूट ऑफ द सम प्लांट जैसे पी बीन होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं व्हेन दे आर राइप, जब वो पक जाते हैं, एंड स्कैटर द सीड इन ऑल डायरेक्शन। इस मेथड को भी सीड डिस्पर्सल ही हम लोग बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज गाइस द ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम द रूट्स। रूट्स के थ्रू प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, क्या है ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम द रूट्स। फूड जो स्टोर होता है रूट्स में, वो कौन कौन से फूड्स है जो रूट के थ्रू ग्रो करते हैं, लाइक योर कैरेट, रेडिश, बीटरूट, नंदिया, ये सारे चीजें, ये वो प्लांट है जो रूट के थ्रू ग्रो होते हैं। न्यू प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम दीज रूट। ए न्यू प्लांट कैन बी grow from the top portion of the carrot and is used to grow a new plant. ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो मतलब वो कौन से प्लांट है जो रूट के हेल्प से ग्रो होते हैं, जिनमें फूड जो है वो रूट में स्टोर्ड होता है, लाइक योर कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीटरूट, ये सारे प्लांट्स आते हैं। ओके। Next is a growing plant from the stem. We eat a certain eat stem of the certain plant, जैसे पटेटो की हो गई, जिंजर हो गए। ए न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम दीज स्टेम। आपने पटेटो देखा होगा, तो पटेटो के ऊपर हमेशा ना मतलब एक बर्ड टाइप में प्रेजेंट होता है, जिससे एक न्यू प्लांट की जो है ग्रोथ हो जाती है। ठीक है। ये वो वहां पे आप अगर अपने घर में कभी देखें, तो कोई पटाटो है, मतलब कोई आलू रखे हुए, उसको टाइम हो गया, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 डेज हो गए, वो ऐसे ही रखा हुआ है बहुत दिनों से, तो आप देखिएगा विजिबल करेंगे कि उसके ऊपर एक वाइट कलर की ना ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो वाइट कलर की जो ग्रोथ है, या किसी भी कलर की ग्रोथ है, वहां से एक नया प्लांट जो होता है वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और प्लांट इसके पोटैटो पे आइज भी प्रेजेंट होती है। जिंजर आल्सो विल ग्रो ए लीफी शूट व्हेन दे प्लांटेड इन द सॉइल। अगर सॉइल जिंजर को आप सॉइल में डाल दोगे और उसको प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड कराओगे, लाइक योर एयर, वाटर, सनलाइट, तो वहां से वो भी एक नया प्लांट जो है वो ग्रो करेगा। इन द केस ऑफ द रोज, रोज के केस में, हिबिस्कस के या मनी प्लांट के केस में क्या है, न्यू प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम देयर स्टेम कटिंग ऑफ द पेरेंट प्लांट। पेरेंट प्लांट हुआ आपका, फॉर एन एग्जाम्पल ये आपका पेरेंट प्लांट है। ठीक है। पेरेंट प्लांट है ये आपका, आपने इसमें से यहाँ से कहीं भी एक स्टेम कट कर ली, देन उस स्टेम को जो है आपने अलग एक फ्लावर पॉट लिया, उसमें डाला, उसके सॉइल के अंदर उसको डाला, प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड की, लाइक एयर, वाटर, सनलाइट प्रॉपर प्रोवाइड करवाए, तो देन उससे क्या है एक न्यू प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब आपने पेरेंट प्लांट की स्टेम कट करके आप उसको ग्रो करवाएंगे, प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड करवाएंगे, तो आपको एक नए प्लांट की ग्रोथ विजिबल होगी। ओके। नेक्स्ट इज ए ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम द लीव्स। ये बहुत लोगों बच्चों के लिए बहुत मतलब कंफ्यूजिंग होता है कि मैम लीव से कैसे प्लांट ग्रो कर सकता है। प्लांट तो खाली चलिए रूट स्टेम तो हम समझ सकते हैं, बट लीव से कैसे कोई प्लांट ग्रो कर सकता है। ऑब्वियसली बच्चों, लीव से भी प्लांट ग्रो करते हैं, ऐसा नहीं होता है कि लीव से प्लांट ग्रो नहीं करता, लीव से भी प्लांट ग्रो करता है। ये टाइप ऑफ ए लीफ होती है जिसकी मार्जिन पे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आलू पे मैंने आपको बताया कि एक एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, एक बर्ड प्रेजेंट होती है जिससे एक नया प्लांट ग्रो करता है। ऐसे ही इस लीव्स की जो मार्जिन है उस पे बर्ड्स प्रेजेंट होती है, और वहां से जो है एक नया प्लांट जो है या नई ग्रोथ जो स्टार्ट होती है। न्यू प्लांट अराइज फ्रॉम दीज बर्ड व्हेन द बर्ड फॉल ऑन द मॉइस्ट सॉइल। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा आई थिंक। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। फर्स्टली मैं आपको बताती हूँ एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है। द प्रैक्टिसेस ऑफ ए ग्रोइंग प्लांट ऑन ए लार्ज स्केल फॉर ए फॉर फूड और द अदर पर्पसेस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। आप प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं एक बहुत बड़े स्केल पे, ठीक है, या तो खाने फूड के लिए, किसी भी अदर पर्पसेस के लिए,
तो उस पूरी प्रैक्टिसेस को मतलब वो जो पूरा आप काम कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर। द प्रैक्टिसेस ऑफ द ग्रोइंग प्लांट ऑन द लार्ज स्केल फॉर ए फूड और द अदर पर्पसेस इज कॉल्ड एज ए एग्रीकल्चर। ठीक है। प्लांट्स दैट ग्रो इन ए लार्ज क्वांटिटी इन ए पर्टिकुलर एरिया, कोई भी प्लांट आपने ग्रो करा एक बड़ी क्वांटिटी में और एक बड़े पोर्शन ऑफ एरिया में, मतलब बहुत बड़े एरिया में आपने कोई भी एक प्लांट ग्रो करा किसी रीजन में, और वो भी एक पर्टिकुलर सीजन में, ऐसा नहीं कभी भी कोई भी प्लांट ग्रो कर दिया, एक पर्टिकुलर सीजन में एक पर्टिकुलर रीजन में आपने एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो है आपने कोई भी प्लांट को ग्रो करवाया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉप। The plant that are the grown in the large quantities in a particular area, एक particular area है या particular region है, during a particular season, एक particular season में are called the crop। क्रॉप को क्या क्या चीज की नीड होती है, क्रॉप को नीड होती है वाटर की, न्यूट्रिएंट की, किससे लेते हैं, सॉइल से, टू ग्रो वेल, जिससे वो अच्छे से ग्रो कर सके, एंड दे गेट ए न्यूट्रिएंट फ्रॉम द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, और वो किससे अपना न्यूट्रिएंट और ले सकते हैं, जो भी उनके मैन्योर्स हैं, जो भी उनके फर्टिलाइजर्स हैं, जो उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है। Fertilizer are the specific in their action and provide one or more particular nutrient, और मैन्योर्स जो होते हैं जनरली वो क्या इम्प्रूव करते हैं, सॉइल की जो इनफर्टिलिटी होती है उसको इम्प्रूव करते हैं, मतलब इनफर्टिलिटी सॉइल की जो क्या सॉरी सॉइल की फर्टिलिटी को जो है वो इम्प्रूव करते हैं और इंक्रीज करते हैं वहां का कंटेंट, जिससे प्लांट जो है इजीली ग्रो कर सके। ठीक है। क्रॉप को प्रोटेक्शन की नीड होती है किससे, बर्ड से, इंसेक्ट से, रैट से, पेस्ट से, बिफोर एंड आफ्टर द हार्वेस्टिंग। कि हार्वेस्टिंग मतलब क्या है, जो भी आपने क्रॉप ग्रो करवाई है, जब वो बड़ी हो गई है, उसके कटने से पहले, उसको वहां से हटाने से पहले, उसको वहां से हार्वेस्ट करने से पहले क्रॉप्स को जो है प्रॉपर प्रोटेक्शन चाहिए होता है, बर्ड से, इंसेक्ट से, रेट वगैरह जो है, पेस्ट है, उन सब से जो उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन चाहिए होता है। दे आर स्प्रेड विद ए पेस्टिसाइड, इसलिए जितनी भी क्रॉप फील्ड एरियाज होते हैं वहां पे जो है पूरी स्प्रे किया जाता है पेस्टिसाइड को, और प्रोटेक्ट किया जाता है टू डैम द पेस्ट एंड अदर हार्मफुल एनिमल। इससे जितने जो कोई वहां पे हार्मफुल एनिमल्स आ गए हैं उनसे उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, क्रॉप्स को किस चीज की प्रोटेक्शन, किस चीज से प्रोटेक्ट किया जाता है, जो भी बर्ड है, इंसेक्ट है, रैट है, पेस्ट है, उनसे प्रोटेक्ट किया जाता है, हार्वेस्टिंग के पहले भी और हार्वेस्टिंग के बाद भी। पेस्टिसाइड्स जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, स्प्रे किया जाता है कि वो जितने भी वहां पे हार्मफुल एनिमल्स या कोई भी हार्मफुल थिंग है जो हमारी क्रॉप को खराब कर रही है, उसको बचाने के लिए वहां पे पेस्टिसाइड को जो है स्प्रे किया जाता है। देखिए ये पूरा आपका स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर है कि हाँ एग्रीकल्चर में क्या क्या काम किया जाता है। सबसे पहले फील्ड प्रिपेयर किया जाएगा, फिर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उनको सॉइल के अंदर ऐड किया जाएगा, अब सीड्स को डाला जा रहा है। ठीक है। अब जो प्लांट जो क्रॉप है वो ग्रो होनी स्टार्ट हो गई, तो उसको प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड कराई जा रही है। अब इस क्रॉप में जो है जब क्रॉप ग्रो हो गई तो इस पे स्प्रे किया जा रहा है विद ए केमिकल, जिनको हम लोग पेस्टिसाइड कहते हैं, जो प्लांट्स को जो है अनदर हार्मफुल थिंग से जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है। और लास्ट में जो भी क्रॉप आपकी ग्रो होके बड़ी हो गई और जो भी सही क्रॉप है, मतलब जिसने जिसको आपके किसी भी हार्मफुल हार्मफुल चीज ने इम्पैक्ट नहीं डाला है, तो अब उस क्रॉप को जो है हार्वेस्ट किया जा रहा है, मतलब कट किया जा रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है किसी भी लार्ज एरिया में, किसी भी लार्ज एरिया में एक नॉर्मल रीजन में, नॉर्मल रीजन में एक ही टाइप की जब क्रॉप ग्रो कराई जा रही है। ठीक है। और वो भी मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में, एक पर्टिकुलर टाइम में पूरी क्रॉप को ग्रो करा रहे हैं वो लोग, मतलब जैसे कोई भी फील्ड है, उस फील्ड के अंदर वो क्रॉप ग्रो कर रही है प्रॉपरली, तो इस काम को वो लोग क्या बोलते हैं, हम एग्रीकल्चर।
जो भी हिली रीजन्स हैं आई थिंक आप लोगों ने देखे होंगे, और जिन्हें नहीं देखे मैं उनके लिए बता देती हूँ। जो भी हिली रीजन मतलब जो भी पहाड़ी वाला इलाका होता है, वहाँ पे भी पीपल्स जो होते हैं क्रॉप को ग्रो करते हैं बाय द कटिंग स्टेम इनटू द माउंटेन साइड, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप फॉर्मिंग और टेरेस फॉर्मिंग। क्योंकि देखिए उनका तो जो प्लेटफॉर्म है या उनका जो धरती है जहाँ पे उनको अपना सीड ग्रो कराना है, जहाँ उन्हें प्लांटिंग का परफॉर्म करना है, अपना प्लांटिंग फॉर्मेशन स्टार्ट करना है, उनके पास जो फ्लैट तो स्टेजेस है नहीं। उनके जो भी एरियाज हैं वो ऐसे ऐसे गोल 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 होते हैं। तो इसलिए वो क्या है, या तो वो टेरेस फॉर्मिंग या स्टेप फॉर्मिंग जो है प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, जिससे वो भी इजीली जो है प्लांट्स को ग्रो कर सकें, क्रॉप को ग्रो कर सकें। A particular crop may grow well in the one season, sorry, may not be grow that well another season. ठीक है, हर क्रॉप का अपना अलग अलग सीजन होता है, अपना अलग अलग टाइम होता है ग्रो करने का। ऐसा नहीं है कि मैंगो जो है वो पूरे सीजन में आपको मिले, लाइक और समर एंड विंटर, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, मैंगो का टाइम अगर समर सीजन है तो ऑब्वियसली वो आपको समर सीजन में ही मिलेगा। अगर आपके किसी अनदर चीज क्रॉप का या किसी अनदर थिंग का, लाइक किसी फ्रूट को, ऐसे लाइक वाटरमेलन हुआ, वाटरमेलन का सीजन समर है तो ऑब्वियसली वो आपको समर सीजन में मिलेगा, आपको विंटर सीजन में नहीं मिलेगा। ठीक है, इन इंडियन क्रॉप फ्रॉम द जून टू अक्टूबर, इंडिया में जो जून टू अक्टूबर का सीजन होता है अदर नोन एज कार्पिक क्रॉप्स की किस चीज पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है क्रॉप लार्जली मॉनसून रेन्स पे, जितना भी रेनी सीजन आता है उस पे डिपेंड करती है। और यहाँ उस टाइम पे कौन सी क्रॉप ग्रो होती है, राइस एंड मेज। ठीक है, जो क्रॉप ग्रो करती है नवंबर टू अप्रैल उसको रैबी क्रॉप बोलते हैं। ये डिपेंड नहीं करती है मॉनसून सीजन पे। ठीक है, एग्जाम्पल में वीट एंड लिग्यूम। ओके, तो आपके पास कितने टाइप की, दो टाइप की क्रॉप्स है। ठीक है, आपके पास दो टाइप की क्रॉप्स है। ओके, तो फर्स्ट इज सीड कोट। क्या होता है, जो आउटर कवरिंग होती है सीड की, जिससे वो प्रोटेक्ट करते हैं अंदर के बेबी प्लांट को। ठीक है, कॉटिलेडॉन क्या होता है, पार्ट ऑफ द सीड जो स्टोर करता है फूड फॉर द बेबी प्लांट। Germination, the process by which a seed produces a new plant or the seedling is called as germination. Dispersal, the process by which germination and dispersal, the process by which seeds are scattered away from the parent plant to this. ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 1 था, जिसके प्रॉपर क्वेश्चन आंसरिंग मैंने आपको मतलब एक्सरसाइज वर्क कंप्लीट है आपका। ओके, देन उसके बाद आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन कंप्लीट है, फिंग द ब्लैंक्स वगैरह सारी चीजें मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट इज ए फूड एंड हेल्थ। फर्स्ट चैप्टर क्या था, ग्रोइंग प्लांट, एंड सेकंड इज ए फूड एंड हेल्थ। तो फर्स्ट इज फूड एंड इट्स कंपोनेंट। ठीक है, फिर इसमें हम लोग डिजीजेस पढ़ेंगे कि कौन सी डिजीजेस हमें होती है, लाइक कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होते हैं। तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं फूड एंड द हेल्थ। फूड, इसका सेकंड चैप्टर इज फूड एंड हेल्थ। फूड इज ए काइंड इट्स कंपोनेंट। मैंने आपको पहले भी बताया है, ये आपने फोर्थ क्लास में पढ़ा होगा कि कौन कौन से हमारे फूड कंपोनेंट होते हैं, या क्या क्या चीजें हमारे, कौन कौन से न्यूट्रिएंट हमारी को प्रेजेंट होते हैं फूड्स में। फर्स्ट इज ए कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड विटामिन एंड मिनरल। ठीक है, हमारी बॉडी को इन सब चीजों की एक राइट अमाउंट में नीड होती है, एक प्रॉपर बॉडी परफॉर्म कर सके एंड प्रॉपर बॉडी वर्क कर सके। Our body need all these component in the adequate amount of to remain the healthy. ये हमें हमारी बॉडी के अंदर एक इक्वल, एक एनफ क्वांटिटी में, एक सही अमाउंट में हमारी बॉडी को इन सब चीजों की नीड होती है, जिससे हमारी बॉडी जो एक हेल्दी रह सके।
The sources and function are the of the five main component of food and listed table. ये आपने फोर्थ क्लास में पढ़ा होगा, बट फॉर रिपीट, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। कौन कौन से फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है? लाइक योर ब्रेड, राइस, व्हीट, फ्रूट्स, बनाना, मैंगो, शुगर, पोटैटो, कॉर्न। फैट जो है वो हमारी बॉडी को हेल्प करता है वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए, लाइक योर मीट, ऑयल, बटर, चीज, घी, क्रीम, ड्राई फ्रूट्स। प्रोटीन क्या है? वो एसेंशियल होता है हमारी मसल्स की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए और हमारी खुद की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो कौन कौन से फूड आइटम में प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी होती है? लाइक योर चिकन, फिश, एग, मिल्क, चीज, पल्सेस एंड सोयाबीन। Vitamin and minerals is the iron, calcium, iodine, phosphorus are the important mineral जो हमारी बॉडी को जिनकी रिक्वायरमेंट है। अगर वो स्मॉल क्वांटिटी में भी प्रेजेंट है तो हमारी बॉडी जो एक नॉर्मल फंक्शन प्रोवाइड करेगी, हमें किसी भी डिजीज से बचाएगी, हमें बीमार होने से बचाएगी। तो कौन कौन से फूड आइटम्स हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड मिल्क एंड एग, ठीक है। नेक्स्ट इज वाटर एंड द रफेजेस भी एक मेन सोर्स होता है हमारी डाइट में, हमारे फूड इनटेक में। इन सारे फाइव कंपोनेंट के साथ साथ हमें नीड होती है एक प्रॉपर वाटर इनटेक की और एक डाइटरी फाइबर इनटेक की। वाटर का क्या मेन एक्ट होता है? वो मीडियम होता है कि वो ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट को इनसाइड द बॉडी के अंदर, और वो अलाउ करता है हमारे फूड को कि वो इजीली पास हो सके खाना डाइजेस्टिव सिस्टम में। आप पानी पिएंगे तो आपका फूड इजीली डाइजेस्टिव सिस्टम तक पास हो जाएगा। वी शुड ड्रिंक ए प्लेंटी ऑफ वाटर, से बोलते हैं हमेशा बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए। इंक्लूड द फूड स्टफ कंटेनिंग द फेजेस अवर डाइट। रफेजेस क्या होता है? ये इज द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द प्लांट फूड, जिसका मेन के वर्क क्या है कि वो हेल्प करता है कि फूड को इजीली जो है फूड को इजीली थ्रो करने और अपना डाइजेस्टिव सिस्टम और इनप्रॉपर रिमूवल वेस्ट को हमारी बॉडी से रिमूव आउट करने के, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट है, मतलब जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट प्रेजेंट है, उसको इजीली से रिमूव करने में हेल्प करता है। लाइक आटा, ओट्स, दलिया, कॉर्न, कैबेज, ये सारे वो फूड सोर्सेज हैं जिनके अंदर रफेजेस की जो क्वांटिटी है या जो भी पोर्शन है वो एक अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज अ बैलेंस डाइट, a diet that contain a adequate amount of different component of food। वो डाइट जिसके अंदर जो है ये जितने भी डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड मैंने आपको बताए हैं वो बिल्कुल एक राइट अमाउंट में प्रेजेंट है, अलोंग विद दिस रफेजेस एंड वाटर एंड रफेजेस के साथ में, ठीक है। जिससे क्या होगा? उसको रिक्वायर्ड है फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या डाइट होती है? बैलेंस डाइट का मीनिंग है कि जो भी फूड का आप इनटेक कर रहे हैं उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट जो है वो राइट अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए विद योर रफेजेस एंड वाटर। तो आपकी डाइट में ये सारी चीजें जो है लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन जो होती हैं, ये सब कुछ एक राइट अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस डाइट। क्लियर है आपको? नेक्स्ट इज अवर डाइट मस्ट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ द फूड कंपोनेंट ऑफ फूड अवर बॉडी टू बी हेल्दी, ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। हेल्थ स्टेट कंप्लीट होनी चाहिए, लाइक योर फिजिकल और योर मेंटल वेलबींग, आप बिल्कुल ही एक्टिव होने चाहिए, बिल्कुल हेल्दी होने चाहिए। इट मीन्स द बोथ द माइंड एंड द बॉडी मस्ट बी कंप्लीटली फिट। इससे क्या मतलब है कि आपका जो माइंड है और आपकी बॉडी जो है वो कंप्लीटली फिट होनी चाहिए। और वो कैसे होगा? आप प्रॉपर डाइट का इंटेक करो, आप प्रॉपर एक्सरसाइज करें, प्रॉपर रेस्ट करें एंड करेक्ट पोस्चर लीजिए, जिससे आपकी बॉडी जो है हमेशा हेल्दी परफॉर्म करे। ओके, नेक्स्ट इज ए डिजीजेस। Diseases is the state in which a function or a part of the body is no longer in a healthy condition। डिजीज क्या होता है? इन जनरल में डिजीज क्या होता है? बीमारी। अब बीमारी कैसे होती है? जब बहुत समय तक आपकी बॉडी जो है वो एक हेल्दी कंडीशन परफॉर्म नहीं कर रही है, आपको हेल्दी फील नहीं करा रही है, आपकी बॉडी में कोई ना कोई सिम्टम्स शो हो रहे हैं कि हमारी बॉडी में कभी हाथ में दर्द है, कभी पैर में दर्द है, हमें खांसी हो गई, हमें जुकाम हो गया, ठीक है,
एनीथिंग एल्स, कुछ भी आपकी बॉडी जो है को प्रॉब्लम हो रही है और वो आपको हेल्दी कंडीशंस प्रोवाइड नहीं करा रही है बहुत लंबे समय तक, तो मीन्स आपको कोई डिजीज हो गई है। डिजीज कैन कॉज बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर डाइट। डिजीज किस वजह से होती है? या तो आपकी डाइट अच्छी ना हो, या आप प्रॉपर रेस्ट और एक्सरसाइज ना करते हो, या क्लीनलीनेस ना फॉलो करते हो, मतलब आप साफ सफाई ना रखते हो। इन सब की चीजों की वजह से आपको डिजीज कॉज हो जाती है। डिजीज का क्या मतलब क्या है कि आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी कंडीशन में परफॉर्म नहीं कर रही है, वो वर्क नहीं कर रही है। ठीक है। डिजीज जो है दे आर द टू टाइप, वन इज द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड सेकंड इज द कम्युनिकेबल डिजीज। तो फर्स्टली हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज की कम्युनिकेबल डिजीज होता क्या है। तो नो, फर्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बच्चों वो होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होती है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कभी ट्रांसमिट नहीं हो रही है, कभी किसी को कुछ इफेक्ट नहीं दे रही। अगर वो दो लोग आपका सामने सामने खड़े हैं और अगर इस पर्सन को जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, तो अगर वो दोनों आमने सामने खड़े हैं तो इस तक वो ट्रांसफर नहीं होगी, इस तक वो स्प्रेड नहीं होगी, इस तक वो ट्रांसमिट नहीं होगी, तो उस डिजीज को हम लोग बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जब ट्रांसमिट नहीं हो रही है, स्प्रेड नहीं हो रही है एक पर्सन से दूसरे पर्सन, तो ये डिजीज कैसे कॉज होती है? ये डिजीज तब कॉज होती है या तो जब आप प्रॉपर डाइट का इंटेक नहीं कर रहे हो, मतलब जब आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट का इंटेक नहीं कर रहे हो, मतलब आपकी डाइट में बहुत लंबे समय तक कार्बोहाइड्रेट की कमी है, विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है, फैट वगैरह इन सब की कमी हो रही है, तो आपकी बॉडी को क्या डेफिशिएंसी हो गई है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर उस न्यूट्रिएंट की कमी हो गई है। ठीक है, शॉर्टेज हो गई है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज। तो मतलब किसी भी चीज की कमी हो जाना मतलब डेफिशिएंसी हो जाना। तो डेफिशिएंसी डिजीज में फर्स्ट इज ए नाइट ब्लाइंडनेस। वो कब होता है? रात को दिखना बंद हो गया। कब? जब विटामिन ए की कमी होती है। और ऐसे कौन से फूड सोर्स हैं जिनके अंदर विटामिन ए प्रेजेंट है? लाइक जितने भी आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल हैं, पपाया है, कैरेट है, मैंगो, मिल्क, बटर, इन सब के अंदर बेरी बेरी जो है वो विटामिन बी 1 की वजह से होती है, इनकी कमी की वजह से होती है। और कौन से फूड आइटम के अंदर विटामिन बी 1 प्रेजेंट होता है? मिल्क, पी, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ऑल। ठीक है। नेक्स्ट इज ए कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती हैं जो इजीली स्प्रेड हो जाती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन। ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल वो डिजीज थी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती है, बट कम्युनिकेबल डिजीज वो हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है। कम्युनिकेबल डिजीज आर जनरली कॉज्ड बाय द जर्म्स। जर्म्स की वजह से कॉज होते हैं। जर्म्स आर द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, जैसे कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ जो है, इनकी वजह से डिजीज कॉज होती है। थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, आप किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन मतलब किसी भी एक्स पर्सन जिसको कोई डिजीज कॉज हुई है, उससे अगर आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, आप उससे मिल रहे हैं, तो आपको वो डिजीज हो जाएगी। कैसे? अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको कफ है और खांसी है, तो वो जर्म्स जो है वो क्या करेंगे? कॉज द डिजीज, और वो रिलीज हो जाएंगे एयर में। आपने खांसे, अपने माउथ पे अपने हैंकी नहीं रखा या कुछ भी है, तो आपने वो जर्म्स जो है वो एयर में छोड़ दिए। ठीक है, वो एयर में वो जर्म आ गए, और जो भी हेल्दी पर्सन आपके आसपास बैठा है या आपके आसपास है, वो हेल्दी पर्सन जो है के पे ट्रांसफर हो जाएंगे आपके इन्फेक्टेड जर्म्स। ठीक है, जिससे क्या होगा? वो हेल्दी पर्सन जो है वो भी उस डिजीज के कांटेक्ट में आ जाएगा। अब वो डिजीज कौन कौन सी हो सकती है? लाइक योर कॉमन कोल्ड, मीसिल्स, ट्यूबरक्लोसिस, ये क्या है? ये डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू जो है स्प्रेड होती है। थ्रू द डर्टी फूड एंड वाटर, वाटर एंड फूड की वजह से भी होता है। आप में से बहुत बच्चों को ये बात पता होगी। अगर मैंने आपको कितनी बार ये जब पढ़ा है तब बोला है कि कभी भी स्ट्रीट फूड, वो भी अनकवर्ड फूड, स्ट्रीट फूड है बट कवर्ड है, इट्स ओके।
बट अगर स्ट्रीट फूड है या कोई भी नॉर्मल फूड है बट वो कवर्ड नहीं है तो कभी भी उसका इंटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर फ्लाइज आके बैठ जाती हैं और उन फ्लाइज पे जो है जर्म्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो इधर उधर कहीं भी बैठ कर आई और वो फूड पे आके बैठ गई, तो वो जर्म्स जो है वो अनकवर्ड फूड पर आ जाते हैं या वाटर पे आ जाते हैं जब वो बैठते हैं, और जिससे जो है वो फूड और वाटर जो है वो उसके पास वो जर्म प्रेजेंट है, अब वो डिजीज कॉज कर सकता है, लाइक टाइफाइड एंड कॉलेरा। इंसेक्ट तो बहुत इजी है, लाइक यार डेंगू डेंगू आपका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है इंसेक्ट के लिए, मलेरिया बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है। थ्रू द इंसेक्ट या मॉस्किटो अल्सर सम अदर इंसेक्ट कैन ट्रांसमिट जर्म्स फ्रॉम देयर बाइट। बाइट की तो जैसे किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को उस इंसेक्ट ने या मॉस्किटो ने बाइट किया तो उन्होंने उसका ब्लड सक कर लिया, ठीक है। अब वो जो है नेक्स्ट किसी भी हेल्दी पर्सन के पास पास जाके बैठे और उन्होंने वो जो इन्फेक्टेड जर्म्स थे या वो जो जर्म्स थे वो उन्होंने हेल्दी पर्सन के ऊपर छोड़ दिए, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, वो हेल्दी पर्सन जो है वो इन्फेक्टेड हो गया और उस हेल्दी पर्सन को भी मलेरिया हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे बच सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस से, हम लोग कैसे बच सकते हैं, कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ कम्युनिकेबल डिजीज के क्या क्या है वो बताती हूँ। कम्युनिकेबल डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, आपका कफ होगा, रनी नोज होगी, फीवर वगैरह होगा, यहाँ पे आपके थ्रोट में स्वेलिंग आ जाएगी, मतलब ये सारे पोर्शन है। अब आप कैसे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आप प्रॉपरली हैंड वॉश की रेगुलरली, ठीक है। आप इन्फेक्टेड पर्सन से थोड़ी दूरी बना के रखें। नेक्स्ट निमोनिया में जैसे आपको फीवर होगा, कफ होगा, ठंड लगेगी, शॉर्टनेस और ब्रीथ हो जाएगी, और ट्रीटमेंट क्या दिए, आप ट्रीटमेंट दीजिए एंटीबायोटिक का, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराइए। नेक्स्ट इज ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस में आपको फीवर, ठंड लगना, नाइट स्वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम हो जाना, वेट लॉस होना, वीकनेस आ जाना, कंटिन्यूस कफ रहना एंड चेस्ट पेन होना। ट्रीटमेंट विद द एंटीबायोटिक्स। Preventing the communicable disease. Communicable disease can be prevented by the maintaining good personal and community hygiene। या तो आप प्रॉपर कम्युनिटी हाइजीन करिए, ठीक है, और आप अपनी हाइजीन को मेंटेन करिए और अपने को आपको खुद इन सब चीजों से बचाइए। Hygiene may be defined as a practices that help to ensure the cleanliness and good health। हाइजीन का मतलब क्या होता है, हाइजीन का मतलब ये होता है कि आप अपने आसपास प्रॉपर्ली सफाई रखिए, क्लीनिनेस रखिए और अपनी हेल्थ को गुड रखिए, अच्छे से रखें। अब आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं गुड हाइजीन को, आप प्रॉपर्ली हमेशा ईट करें क्लीन और हेल्दी फूड। कभी आप नहीं खाएं अनकवर्ड फूड या रोड साइड वेंडर से कभी भी कुछ लेके ना खाएं। वी शुड वॉश अवर हैंड रेगुलरली, प्रॉपर्ली अपने हैंड को डेली वॉश कीजिए। ट्वाइस अ डे आप अपना ब्रश कीजिए, ठीक है, डेली नहाइए, ठीक है। वी शुड ऑलवेज ईट ए फूड फ्रॉम द क्लीन यूटेंसिल्स एंड द क्लीन हैंड। आप हमेशा जो इसमें भी खाना खाएं वो जो यूटेंसिल्स वगैरह हैं वो प्रॉपर वॉश होने चाहिए, अच्छे से क्लीन होने चाहिए। वी शुड नॉट ड्रिंक अनक्लीन वाटर, कभी भी अनक्लीन वाटर ड्रिंक नहीं करना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी कीप्ड इन द क्लीन एंड कवर्ड यूटेंसिल्स। वी शुड नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन। आप कभी भी ट्राई करिए कि आपके घर के आसपास या कहीं भी किसी भी रीजन में किसी भी एरिया में जो है वाटर कलेक्ट ना हो सके, क्योंकि अगर वाटर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो जो है वहां पे मॉस्किटो ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी और जिससे आपके जो है बीमारियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसलिए बोलते हैं कि कभी भी कहीं भी जो है वाटर कलेक्ट करके मत रखें, ठीक है। नेक्स्ट इज वी शुड ट्राई अवे फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन एज मच एज पॉसिबल। पूरी कोशिश करिए कि आप ट्राई करें कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है या वो पर्सन जिसको कोई भी डिजीज कॉज हुए, लाइक कम्युनिकेबल डिजीज है, कफ है, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ऐसा कुछ भी है, आप उस पर्सन से जो है वो थोड़ा दूर ही रहिए, ठीक है। सम कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीनेशन। बहुत सारी ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज है जिससे हम किससे बच सकते हैं, हम वैक्सीनेशन के थ्रू उनसे बच सकते हैं या थोड़ा हमें उस चीज से प्रिवेंट हो सकते हैं। वैक्सीनेशन इज द यूज ऑफ द स्पेसिफिक सब्सटेंस जिसको कॉल्ड वैक्सीन, जो हमें किसी स्पेसिफिक डिजीज से बचाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जब आप छोटे होते हैं
तो आपका वैक्सीनेशन होता है किसी छोटी-छोटी कि आपको कोई बीमारियां ना लगे या ये सब ना हो, तो ये टाइप का वैक्सीनेशन है। मतलब आपकी बॉडी में जो है आपको कोई भी बीमारी होने से पहले आपकी बॉडी में जो है वो एक मेडिसिन डाली जा रही है, जिससे आप उसकी वो होने वाली बीमारी से जो है आप बच सकें। ठीक है, तो वैक्सीनेशन इज द यूज ऑफ ए स्पेसिफिक सब्सटेंस, जिसको हम लोग वैक्सीन बोलते हैं, और जो हमें किसी भी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिजीज से जो है बचाता है। वैक्सीन हेल्प टू बिल्ड अप द रेजिस्टेंस इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीन का क्या काम है कि वो रेजिस्टेंस पावर जो होती है उसको बढ़ा देता है, जिससे हमें वो डिजीज कॉज नहीं होती है। मोस्ट वैक्सीन आर गिवन टू द चिल्ड्रन व्हेन दे आर वेरी यंग। ठीक है, जो बहुत यंग होते हैं तभी, अभी जैसे कोल्ड है, कोविड की वैक्सीन दी जाती हैं, तो ये क्या है, ये क्या है, हमारी बॉडी को उससे लड़ने की हमारे अंदर कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो दिस इज द टाइप ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का क्या मतलब है कि स्पेसिफिक डिजीज से हमें बचाना। ठीक है, वैक्सीन लेना। व्हाट द मीनिंग ऑफ नेक्स्ट इज ए कीवर्ड। कीवर्ड में बैलेंस डाइट आपको पता है, डाइट द कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट फूड अलोंग विद इनफ वेजेस एंड वाटर रिक्वायर्ड फॉर ए हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ बॉडी इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। Disease is a state in which a function or a part of the body is no longer in a healthy condition is called as disease. एंड नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो स्प्रेड नहीं होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, एंड कम्युनिकेबल डिजीज वो होती हैं जो स्प्रेड हो जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स एक्सरसाइज वर्क एंड ट्रू फॉल्स, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, मैच द फॉलोइंग, वेरी शॉर्ट आंसर्स, गिवन द वन वर्ड आंसर्स एंड आंसर द फॉलोइंग। ये सारे एक्सरसाइज वर्क जो हैं वो मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ, और जिनको आंसर्स क्वेश्चन आंसर्स नहीं मिले वो प्लीज ग्रुप पे चेक कर लीजिएगा। ग्रुप पे जो है सारे क्वेश्चन आंसर्स दिए गए। ठीक है, तो गाइस आपके चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर 2 का यहाँ पे रिवीजन जो है वो टोटली कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आपके पीटी फर्स्ट का भी यही सिलेबस है, तो प्लीज इसको जो कोई चीज क्लियर ना हो वो आप अपने यहाँ पे इस वीडियोस को देख के अपना समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड दिस सिलेबस फॉर योर पीटी फर्स्ट। थैंक यू सो मच।